स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु। शून्य कोटि के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और जीरो ऑर्डर अर्थात शून्य कोटि के लिए t का मान होता है t बराबर x/k। ऐसा हम लोग व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। k बराबर x/t, केवल t को इधर कर दिए और k को इधर कर दिए। मान लिया कि अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है, तो प्रारंभ में हम लोगों ने चर्चा की कि a मोल प्रति लीटर था या 0। यदि अर्धायु की बात करें तो अर्धायु तब कहेंगे जब इसमें से आधी मात्रा शेष बचेगी या आधी मात्रा विघटित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग a-x लिखते थे तो यहाँ x, तो a-a/2, तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह a/2। तो जब t टेंड्स टू t हाफ, t के जगह पर t हाफ लिखेंगे, तो ऐसी अवस्था में x जहां हम लोग लिखते थे वहां a/2 लिखेंगे। x टेंड्स टू a/2। इसके आधार पर हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। तो t के जगह हम लोग लिखेंगे t हाफ, तो x के जगह लिखेंगे a/2, तो t हाफ बराबर a/2 के। यह हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु का व्यंजक। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं n कोटि हो तो, यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, यानी सारे कोटि के लिए जब हमको निकालना हो, यानी n मानकर निकालना हो, तो हम लोग उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है n कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु का व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर। n के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे nth ऑर्डर के लिए। शुरुआत करते हैं हम लोग शून्य कोटि से, यानी जीरो ऑर्डर से। और जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा की कि t हाफ का मान होता है a/2 के। 2 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट। ऐसी अवस्था में t हाफ समानुपाती a हम लोग लिख सकते हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं। यहाँ 2 और k दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए t हाफ समानुपाती a। और इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं t हाफ समानुपाती a के पावर -1। a के पावर -1 ऊपर जाएगा तो a, यानी इन सारे एक्सप्रेशंस में कोई खास अंतर नहीं है। और हम लोग लिख सकते हैं कि t हाफ समानुपाती 0-1, 0-1 यानी -1, और ये a के पावर -1 है यानी a, यानी ये सारे व्यंजन का अर्थ एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि t हाफ, ये t हाफ है, समानुपाती 1/a के पावर 0-1, यदि जीरो ऑर्डर है यानी शून्य कोटि है। और फर्स्ट ऑर्डर, यदि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो ऐसे केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि t हाफ का जो वैल्यू होता है 0.693/k होता है। हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर t हाफ बराबर 0.693/k इंटू a के पावर 0। ये तो वैल्यू है ही, किसी भी चीज के पावर 0 का मतलब 1 होता है, और इसका मतलब इससे हम लोग गुना भी कर दें तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर समानुपाती a के पावर 0। ये दोनों कांस्टेंट है, और जब समानुपाती नियतांक को हटाकर हम लोग कांस्टेंट डालते हैं तो समानुपाती नियतांक का ये कांस्टेंट हटाकर हम लोग समानुपाती के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं और t हाफ 1-1, एक में से एक गया 0। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब शून्य कोटि था तो 0 में से एक घटा, जब फर्स्ट को ऑर्डर था या प्रथम कोटि था तो 1 में से एक घटा। इसीलिए फॉर nth ऑर्डर, इन दोनों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जब शून्य कोटि था तो a के पावर 0-1 हुआ, जब प्रथम कोटि था तो a के पावर 1-1 हुआ, यानी चेंजिंग यहाँ और शून्य कोटि में 0-1, प्रथम कोटि में 1-1। इस तरह आगे हम लोग व्यंजन देखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर में 2-1 आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि nth ऑर्डर के लिए t हाफ समानुपाती a के पावर n-1। ये n कोटि की अभिक्रिया के लिए टी आपका व्यंजक है और यहाँ इन किसको सूचित कर रहा है
तो n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सूचित कर रहा है, यानी n यहाँ अभिक्रिया की कोटि को सूचित करता है। तो यह n कोटि के अर्धायु का व्यंजक है। अगला क्वेश्चन है आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस के समीकरण को कुछ इस तरह से भी पूछता है परीक्षा में कि वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की विवेचना करें, अर्थात रेट कांस्टेंट इफ टेम्परेचर के द्वारा कैसे प्रभावित होता है, इस बात की व्याख्या करें। हाउ रेट कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी कुछ पूछा जाता है परीक्षा में। हम चर्चा कर रहे हैं आर्हेनियस के समीकरण की व्याख्या करें, एक्सप्लेन आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर एक समीकरण का प्रतिपादन किया जो आर्हेनियस का समीकरण कहलाता है। आर्हेनियस गेव एन इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंसीडरेशन व्हिच इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। ये समीकरण आर्हेनियस ने किसके आधार पर दिया? ऊष्मागतिकी के कुछ नियमों के आधार पर। आर्हेनियस का यह समीकरण कुछ इस प्रकार से है, k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ k किसको सूचित करता है? तो दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक को, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। a क्या है? तो आवृत्ति गुणक यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आवृत्ति गुणक का मतलब क्या होता है? तो प्रति सेकेंड होने वाली टक्करों की संख्या। कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने चर्चा की थी, कभी कारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं, जिससे एनर्जी बढ़ती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं और जाकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो आवृत्ति गुणक का मतलब होता है प्रति सेकंड टक्करों की संख्या। ये क्या है? तो सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस नियतांक यानी गैस कांस्टेंट है। टी परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हालांकि व्यवहारिक रूप में इसका मतलब होता है ताप केल्विन में यानी टेम्परेचर इन केल्विन, यानी केल्विन स्केल में टेम्परेचर के मान को व्यक्त किया जाता है यहाँ पर। हालांकि परम ताप का मतलब कुछ और होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे भी, लेकिन यहाँ ताप को हम लोग केल्विन में व्यक्त करेंगे। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब यही है। समीकरण को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, और लॉग हम लोग लेंगे कैसा? तो बेस ई का लेंगे, लॉग ई बेस के। ये m इंटू एन के फॉर्म में है, तो लॉग ए बेस ई जोड़ लॉग, एक तो बेस ई के रूप में हम लोग लॉग लिए हैं, एक ई पहले से यहाँ पर है, और इसके पावर है माइनस ई ए बाई आर टी। फॉर्मूला होता है लॉग एम के पावर n बराबर n लॉग एम। तो यह समीकरण हमारा कुछ ऐसा होगा, लॉग के बेस ई बराबर लॉग ए बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी, इंटू ये बचेगा लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई का अर्थ होता है 1, लॉग ई बेस ई का अर्थ होता है 1। तो ये हम लोग का समीकरण कुछ ऐसा हो गया, लॉग के बेस ई बराबर लॉग ए बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी। इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हम लोगों को दो रिलेशन प्राप्त होता है। यदि T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 तथा T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2 हो, तो इफ K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 इज द रेट कांस्टेंट एट T2, देन T2 का मतलब है टेम्परेचर T2। तो K हम लोग का पिछला समीकरण था लॉग K बेस E बराबर लॉग A बेस E माइनस ये बाई आर टी। तो यहाँ K1 रखे तो यहाँ T1 एक नया समीकरण बन गया, यहाँ K2 रखे तो यहाँ T2 एक नया समीकरण बन गया, और इस तरह से हमें दो समीकरण नए मिले, लॉग K1 बेस E बराबर लॉग A बेस E माइनस ई ए बाई आर T1, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और लॉग K2 बेस E बराबर लॉग A बेस E माइनस ई ए बाई आर T2, इसे समीकरण या इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। अब हम लोग अगले इन दोनों समीकरण से एक नए समीकरण की चर्चा करते हैं। तो समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, हम लोग समीकरण 4 में पाए थे कि लॉग K2 बेस E था, तो और समीकरण 3 में लॉग K1 बेस E, इसमें से इसको घटा दिए। इसी तरह समीकरण 4 में यह था, और समीकरण 5 में यह पॉजिटिव था और यह निगेटिव, तो माइनस किए तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों वैल्यूएशंस कट गए। हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया, जो इक्वेशन 4 था उसमें से इक्वेशन 3 को हम लोगों ने घटा दिया। अब यहाँ पर एक जो रिलेशन प्राप्त हुआ लॉग m माइनस n के फॉर्म में आया, जिसका मतलब होता है लॉग m बाई n। तो लॉग e बेस K2 बटा K1 बराबर
यहाँ ई ए बटा में आर दोनों में कॉमन है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ई ए बटा में आर, इसमें बचा 1/T1 और माइनस 1/T2, यानी ई ए बटा में आर इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में सब लोगों ने कॉमन लिया। पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया और इस नेगेटिव वाले को बाद में। जब ई बेस को हम लोग 10 बेस से बदलते हैं तो 2.303 से गुना करते हैं। ऐसा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। तो लॉग ई बेस को हम लोग 10 बेस में बदलते हैं। K2/K1 बराबर ई ए बटा में आर 1/T1 और माइनस 1/T2। अब इस रिलेशन में हम लोग इस 2.303 को इस तरफ ले आते हैं, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। log 10 बेस में है K2/K1 का बराबर ई ए बटा में इस 2.303 को इधर ले आए तो 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 5। ऐसे तो इक्वेशन 1 से लेकर 5 तक सभी आरएनएस के ही समीकरण कहलाते हैं, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 5 ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ इक्वेशन 5 में हम लोग ध्यान देंगे K2/K1 का रिलेशन जो है T1 और T2 से, यानी यहाँ टेम्परेचर T1 और T2 अलग अलग टेम्परेचर को दर्शा रहे हैं और यहाँ K1 और K2 जो है दोनों अलग अलग रेट कांस्टेंट को, यानी टेम्परेचर के प्रभाव से वेग स्थिरांक प्रभावित होता है। इस समीकरण के आधार पर ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और ये सभी समीकरण आरएनएस के समीकरण के नाम से जाने जाते हैं। विशेषकर जो फर्स्ट समीकरण है, ये बाकी सारे समीकरण उसी के रिलेटिव फॉर्म्स हैं। धन्यवाद।